हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। आफ्टर दैट हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पर मूव ऑन करेंगे। अगर आप लोग में से कोई आप स्टूडेंट्स कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर यूनिट से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं अकॉर्डिंगली फिर आपके अकॉर्डिंग जिसमें आपको जिस यूनिट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो पहले मैं आप लोगों की वो यूनिट कवर अप करवा सकूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पेपर 2 मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है देन प्लीज मुझे बताइए, तो मैं मैनेजमेंट की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या पढ़ रहे हैं हम? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू फ्रॉम द यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हैं और आगे भी आपको बीच बीच में ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, असर्शन रीजन के भी और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? पर्सनल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन हाउ वी मैनेज अवर सेल्व्स। एंड स्टेटमेंट 2 सोशल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन हाउ वी हैंडल रिलेशनशिप्स। तो देखिए पर्सनल में हम क्या करते हैं? खुद को मैनेज करते हैं। और सोशल में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप मीन्स और दूसरे मेंबर्स को हैंडल करते हैं, रिलेशनशिप्स हैंडल करते हैं। तो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज क्या डिटरमाइन कर रही है? हाउ वी मैनेज आवर सेल्व्स, हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं। सोशल कॉम्पिटेंसी क्या डिटरमाइन करती है? हाउ वी हैंडल रिलेशनशिप, तो हम रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हैं। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये भी। स्टेटमेंट 1 है the ability to form and use symbols, words, gestures, signs, images and so on are accomplished in the pre-operational period. प्री ऑपरेशनल पीरियड में क्या होता है? बच्चा क्या करता है? प्री ऑपरेशनल पीरियड में बच्चा वर्ड्स को, जेस्चर्स को, साइंस को, सिंबल्स को, इमेजेस को, इनको सीखने की कोशिश करता है। एबिलिटी आ जाती है उनके अंदर कि वो इनको एकम्प्लिश कर पाए, इनको समझ पाए प्री ऑपरेशनल पीरियड में। स्टेटमेंट 1 का कहना ऐसा है। अब स्टेटमेंट 2 में क्या कहा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। प्री ऑपरेशनल एज में बच्चों के पास ईगोसेंट्रिक की टेंडेंसी नहीं होती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्री ऑपरेशनल पीरियड। कौन सा पीरियड होता है प्री ऑपरेशनल का, वो क्या एज होती है? तो प्री ऑपरेशनल की जो एज होती है वो आफ्टर 3 ईयर्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उस एज में बच्चा देखिए वर्ड्स भी सीखना शुरू कर देता है। स्कूल जाता है तो वो वर्ड्स को, साइंस को, सिंबल्स को, इमेजेस को पहचानने लगता है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एज ऐसी होती है प्री ऑपरेशनल पीरियड, उसमें बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक की भावना आ जाती है कि ये तो मेरा है। ठीक है, ईगो मतलब कि मैं अपनी चीज क्यों दूं, मैं अपना टॉय क्यों किसी के साथ शेयर करूं, तो ये टेंडेंसी उनमें होती है। तो प्याजे ने क्या ऐसा कहा है कि प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन में ईगोसेंट्रिक की टेंडेंसी नहीं होती? नहीं, प्याजे ने बल्कि ऐसा कहा है कि प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। इट मींस स्टेटमेंट 1 तो आपका हो गया करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 हो गया आपका रॉन्ग। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो फुल वीडियो जीन पियाजे की थ्योरी मेरी प्रीवियस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं जीन पियाजे की थ्योरी आपको कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन सेपरेट भी करा चुकी हूँ, तो आपको उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इनकी सारी स्टेजेस। तो पीरियड्स कौन कौन से होते हैं इसमें? SPCF सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट एंड F फॉर फॉर्मल। ठीक है, तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Means statement 1 is true and but statement 2 is false. Answer 3 is your correct answer. Answer is 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल एंड स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली पर्टेन्स टू विच ह्यूमन एबिलिटी। आपको अभी लेटेस्ट मैंने आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी करवाई है। अगर जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कौन सी ह्यूमन एबिलिटी होती है जिससे हम परसीव कर पाते हैं विजुअल तरीके से और स्पेशल वर्ड को एक्यूरेटली। इंटरपर्सनल नो, इंट्रापर्सनल नो, नेचुरलिस्ट नो, स्पेशल इज योर करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ही आंसर मिल जाते हैं, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। तो स्पेशल यहाँ दे रखा है, विजुअल की जहां विजुअलिटी की बात आ जाए, स्पेशियलिटी की बात आ जाए, तो स्पेशल और विजुअल का वहां वो कौन सी ह्यूमन एबिलिटी पर्टेन करती है, स्पेशल। इट मीन्स 4 इज योर करेक्ट आंसर, स्पेशल आंसर 4 इज योर करेक्ट आंसर। Next question, arrange these instructional events for delivering the lesson to students in sequential order from the beginning to the end. अब हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, ठीक है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हमने कि स्टार्टिंग कहां से होती है और एंड कहां से होती है। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, एलिसिटिंग डिजायर्ड बिहेवियर, गेनिंग अटेंशन, प्रेजेंटिंग द कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। 9 इवेंट्स हमने पढ़े थे। अगर आपको रिमेंबर है तो ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, ये टॉपिक गैगनेस का 9 इवेंट जो था, गैगनेस हमने पढ़ा था, गैगनेस प्रिंसिपल, गैगनेस लर्निंग प्रोसेस, तो उसमें से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी लर्निंग प्रोसेस होता है तो गैगने के हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासरूम में आके बच्चों का अटेंशन गेन करेंगे। इट मीन्स गेनिंग अटेंशन कहाँ है, ऑप्शन सी में। तो बिगिनिंग टू द एंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एंड टू द बिगनिंग, तो आपको भी क्या पूछा जा रहा है, बिगनिंग टू द एंड। तो इट मीन्स गेनिंग अटेंशन, सी इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्या आएगा, सी। तो सी आपके इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले कहाँ आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। इट मीन्स आपको आपका आंसर मिल गया। चलिए हम आगे फिर भी देखते हैं। सी के बाद है ए, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम बच्चों का अटेंशन गेन कर लेते हैं उसके बाद में हम लर्नर को इन्फॉर्म करते हैं कि आज का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम अपना कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिसिटिंग डिजायर्ड बिहेवियर, उसको पढ़ाने के लिए हमें कैसा बिहेवियर चाहिए और कैसा बच्चों से पूछा जाएगा, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। और एट द लास्ट हम क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग फीडबैक, बच्चों को या बच्चों का फीडबैक लेंगे और बच्चों को प्रोवाइड करेंगे फीडबैक। तो इसका आंसर हो गया CADBE। CADBE is your correct answer. It means answer 3 is your correct answer. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the type of graphic organizer or mind tool used for knowledge organization that can help learners interpret, represent and organize information by making a graphic in cooperation with others? देखिए इसमें बात की जा रही है नॉलेज की। छोटे छोटे से वर्ड्स उठाइए, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप इसके टैग वर्ड्स उठाइए, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स उठाइए, फिर एलिमिनेट करिए ऑप्शंस को देखकर। देखिए हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, माइंड टूल की बात कर रहे हैं। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ना। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग, कि मतलब हमारे एग्जैक्टली हमने कॉन्सेप्ट को किस तरह से मैप किया है, किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से समझा है, तो हमने कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे रिप्रेजेंट किया और कैसे ऑर्गेनाइज किया। तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग से रिलेटेड टर्म्स है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है असर्शन रीजन का। असर्शन में क्या कह रहे हैं, टीचर्स शुड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स एज दे आर एंड विद व्हाटएवर कॉग्निटिव लेवल दे हैव। टीचर को स्टूडेंट जैसा है उसका कॉग्निटिव लेवल वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए।
ठीक है, जैसा स्टूडेंट है और जैसा उसका कॉग्निटिव लेवल है, टीचर को वैसा ही स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। रीजन, क्योंकि मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल, एक्सपोजिंग इग्नोरेंस आर बैरियर्स टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अगर आप बच्चे को लेकर जजमेंटल हो जाएंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो असर्शन और रीजन दोनों मैच कर रहे हैं ना। असर्शन और रीजन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होती है। जैसे कि हमने असर्शन पढ़ा, टीचर शुड एक्सेप्ट, टीचर को जैसा बच्चा है वैसा ही एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि, बिकॉज। अगर बिकॉज लगा के आपका रीजन उसको फॉलो कर रहा है, इट मीन्स असर्शन, रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर तो फॉलो कर रहा है टीचर को, इसलिए बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे के लिए जजमेंटल हो जाएगा, उसको इग्नोर करेगा, तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में रुकावट आ जाएगी। इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट मीन्स 3 इज योर करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच पेरेंटिंग स्टाइल इज द वन इन विच पेरेंट्स सीम कूल एंड कंट्रोलिंग देयर इंटरेक्शंस विद देयर चिल्ड्रन, लो, वार्म एंड हाई कंट्रोल। पेरेंटिंग स्टाइल्स भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपके साथ अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव पेरेंट्स एंड रिजेक्टिंग पेरेंट्स, चारों पेरेंट्स के बारे में डिस्कस किया है पेरेंटिंग स्टाइल में। तो टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल की जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है अपने चैनल पर, आप उसको देखिएगा। उसके अंदर 9 वीडियोस हैं टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल्स में। तो उसी के अंदर पेरेंटिंग स्टाइल्स की भी एक वीडियो है, जिसमें आपको पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कैसे होते हैं, परमिसिव पेरेंट्स कैसे होते हैं और रिजेक्टिंग पेरेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछा जा रहा है उन पेरेंट्स के बारे में जिनका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होता है, एकदम कूल, और जो है बच्चों के साथ वो एक इंटरेक्शन करते हैं बिल्कुल कूल होकर, कि जैसे अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के साथ कुछ डिस्कशन करना है, कुछ परचेज करना है, या बच्चे को कुछ भी पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, तो वो घबराए ना, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा होगा। वो एकदम कूल होके, एकदम शांत होके बच्चों के साथ हर चीज को डिस्कस करते हैं। उनका बच्चों के ऊपर कंट्रोल भी होता है और वो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को अटैच भी फील करते हैं। तो वो पेरेंट्स कौन से होते हैं? वो पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। जो पेरेंट्स सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है वो होता है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। इन चारों में सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए और बच्चे के साथ तो आप एज अ फ्रेंडली बिहेवियर, एज अ मतलब पेरेंट्स ऐसे दिखाई दें कि कूल हो, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ आपका डिस्कशन, आपकी शेयरिंग नेचर अच्छी होनी चाहिए। तो वो सब किस में आते हैं? अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग? इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने वर्बल लर्निंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। डेविड अंसुबेल इज द करेक्ट आंसर। किसने प्रपोज की है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग? डेविड अंसुबेल ने। तो इट मींस बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन रीजन आ जाता है फिर से, चलिए डिस्कस करते हैं। असर्शन में क्या है? इवेल्युएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग सिस्टम। जब हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं, कब करते हैं हम? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जब करते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जिस समय हम पढ़ा रहे हैं। लाइक क्लासरूम में आपका कोई लेक्चर चल रहा है, उस टाइम पर आपने बच्चे का अगर असेसमेंट किया है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। तो वहां पर स्कोप होता है कुछ इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि अभी बच्चे का फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है। अगर बच्चा कुछ आपको गलत आंसर कर रहा है
एट द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, तो आप उसको समझा सकते हैं और अच्छे से, तो स्कोप बन जाता है कि बच्चा और अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर सकता है। तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में। स्कोप होता है बच्चे के पास कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी असेसमेंट को इम्प्रूव कर सके। तो असर्शन तो हो गया आपका करेक्ट। नाउ रीजन, द फॉर्म ऑफ सच इवेल्युएशन इज इनफॉर्मल। ये जो इवेल्युएशन होता है इनफॉर्मल होता है। यस, इनफॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप कोई ग्रेड्स नहीं दे रहे, कोई मार्क्स नहीं दे रहे, आप जनरल आपका एक डिस्कशन हो रहा है और ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आप बच्चे को समझा रहे हैं, एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। बार बार मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग टीचिंग जो भी हम इवेल्युएशन कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आता है। इट मीन्स आर इज ऑल्सो अ करेक्ट। अब हमें ये देखना है क्या आर असर्शन को, क्या रीजन असर्शन को फॉलो कर रहा है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमने बात करी असर्शन में कि इवेल्युएशन फॉर्मेटिव तब कहा जाता है जब वहां पे कोई स्कोप हो इम्प्रूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके के इवेल्युएशन जो है इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं, इसलिए इस तरीके के असेसमेंट में स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट होने का। तो इट मीन्स रीजन जो है ए को फॉलो कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फॉर द टुडे इज द लास्ट क्वेश्चन। Which of the following need strength in Maslow hierarchy are related to higher order learning? मैस्लो हायरार्की, आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर ली होगी। मैस्लो हायरार्की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें मैस्लो ने एक हायरार्की दी है जिसमें हम लोअर लेवल टू हायर लेवल तक जाते हैं, और आप ये 5 तरीके की नीड्स होती हैं: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, टीम नीड्स एंड नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि मैस्लो की जो हायरार्की, मैस्लो ने जो हायरार्की गिवन दी है नीड स्ट्रेंथ पर, तो उसमें हायर ऑर्डर लर्निंग कौन सी, टॉप लेवल पर हायर ऑर्डर कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं आपकी स्टीम नीड्स एंड नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट मींस डी एंड ई। डी एंड ई है आपके फोर्थ ऑप्शन में, डी एंड ई। तो स्टीम नीड्स एंड नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज योर हायर ऑर्डर लर्निंग फ्रॉम द मैस्लो हायरार्की। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करती रहूं, ताकि आप लोगों की हैंड टू हैंड प्रिपरेशन होती रहे और आपको ये क्लियर हो जाए कि टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप और क्या चाहते हैं, क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्या यूनिट पढ़ना चाहते हैं। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 20 क्वेश्चंस और करेंगे। हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी आज ही आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूं जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियोस देखते रहिए और पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।